नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं इस हफ्ते की कुछ जरूरी खबरें। रिसेंटली इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री चाइना में गए थे, जहां पर उन्होंने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग की और उस मीटिंग में दोबारा से इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स को शुरू करने और साथ ही में मानसरोवर यात्रा को शुरू करने के बारे में बात की गई। तो चलिए अब थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स को बंद क्यों किया गया था। वैसे तो इन दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स पैंडेमिक के टाइम से ही बंद थी, लेकिन जो एक और कारण था वो ये था कि 2020 में यहाँ गुलवान वैली में इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में काफी वायलेंट क्लैश हुआ था, जिसमें कई सारे इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे और चाइनीज भी मारे गए थे। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने कभी भी ये डेटा रिलीज नहीं किया कि उनके कितने सोल्जर्स मारे गए थे। बाकी इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट कई सारे इकोनॉमिक एक्शंस भी लिए थे, जैसे कि 200 से ज्यादा फेमस चाइनीज एप्लीकेशंस लाइक टिकटॉक, पबजी और वीचैट वगैरह को बैन कर दिया गया था। और अब 2025 में दोबारा से इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंटली चाइना के द्वारा एक AI चैटबॉट को लॉन्च किया गया जिसका नाम है DeepSeek R1। इसके लॉन्च के बाद पूरा सोशल मीडिया मीम्स और रिएक्शंस के साथ भर गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अमेरिका की जो डोमिनेंस है उसके ऊपर भी डाउट्स पैदा होने लगे और कुछ अमेरिकन कंपनीज के शेयर प्राइस भी नीचे आ गए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ऐसा लगने लगा कि ये नया चाइनीज AI मॉडल अमेरिकन कंपनीज जैसे कि OpenAI और गूगल के लिए काफी टफ कंपटीशन पैदा कर सकता है। अब DeepSeek, ChatGPT और गूगल जिमिनाई के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में जानते हैं। जो ChatGPT और गूगल जिमिनाई सॉफ्टवेयर हैं, इनको बनाने के लिए जो कोड लिखा जाता है उसको सीक्रेट रखा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी एडवांस्ड फाइटर प्लेन को बनाने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन जो DeepSeek है ये एक ओपन सोर्स AI प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसके कोड को सीक्रेट नहीं रखा गया है और कोई भी इसके कोड को चेंज करके इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है और अपने हिसाब से यूज कर सकता है। चाइना का कहना है कि उन्होंने DeepSeek को बनाने के लिए सिर्फ $6 मिलियन का खर्चा किया है, जबकि दूसरी बड़ी कंपनीज जैसे कि OpenAI, इन्होंने अपने AI मॉडल्स को बनाने के लिए लगभग $100 मिलियन का खर्चा किया है। DeepSeek के लॉन्च को लेकर इलॉन मस्क ने कहा कि अमेरिका के AI इकोसिस्टम को जल्दी अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो चाइना AI में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। 28 जनवरी को कनाडा ने अपने देश में फॉरेन इंटरफेरेंस इंक्वायरी की फाइनल रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने इंडिया पर अपने इलेक्शंस में इंटरफेयर करने का इल्जाम लगाया और कहा कि 2019 और 2021 की फेडरल इलेक्शंस में चाइना के बाद इंडिया वो दूसरा देश था जिसने कनाडा की इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की हो। और इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने कनाडा के सभी एलिगेशंस को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि एक्चुअल में ये कनाडा ही है जो लगातार इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता रहा है। और इसी वजह से पिछले कुछ सालों से इलीगल माइग्रेशन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी क्रिमिनल एक्टिविटीज काफी बढ़ चुकी हैं। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। 28 जनवरी को इन्होंने हरियाणा सरकार पर ये इल्जाम लगाया कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाया है, यानी कि हरियाणा की जो इंडस्ट्रीज हैं उनका वेस्ट यमुना में रिलीज कर दिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की हरियाणा गवर्नमेंट ने यमुना के पानी में ऐसा जहर मिलाया है जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भी साफ नहीं किया जा सकता। केजरीवाल जी के इन बयानों के बाद हरियाणा के रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर विपुल गोयल ने कहा कि गवर्नमेंट केजरीवाल के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर केस फाइल करेगी, क्योंकि केजरीवाल ने जो बयान दिए हैं वो लोगों में काफी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद फिर 29 जनवरी को सोनीपत कोर्ट के द्वारा केजरीवाल जी को एक नोटिस भेजा गया, जिसमें कहा गया कि उनको जो भी कहना है वो 17 फरवरी को कोर्ट में आकर कहें और अगर वो उस दिन नहीं आए तो फिर आगे की कार्रवाई कानून के हिसाब से होगी। 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया और इसी के साथ पूरे भारत में उत्तराखंड पहली ऐसी स्टेट बन चुकी है जिसमें इस कोड को लागू किया गया हो। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। इंडिया में बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो कि अलग अलग पर्सनल लॉज को मानती हैं या फॉलो करती हैं, जैसे कि हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉज और क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट वगैरह। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका कंसेप्ट ये है कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और मेंटेनेंस जैसे जो मुद्दे हैं
उनके लिए पूरे देश में हर धर्म के लोगों के लिए सेम कानून होना चाहिए। और वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में ये पहले से ही लिखा हुआ है कि एक दिन इंडिया में एक कॉमन सिविल लॉ आना चाहिए। अब उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया गया है उसकी वजह से वहाँ पर जो चेंजेस आएंगे अब उनके बारे में बात करते हैं। अब हर धर्म के लोगों के लिए शादी की उम्र फिक्स कर दी गई है, यानी कि लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल। और जो चाइल्ड मैरिज है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। अब सभी धर्मों के लोगों के लिए अपनी शादियों को रजिस्टर करवाना जरूरी है। डाइवोर्स के लिए भी सभी के लिए सेम रूल्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई मुस्लिम 3 बार तलाक 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 बोल दे तो सच में उसका तलाक हो जाएगा। बाकी सभी धर्म के लोगों के लिए एक से ज्यादा शादी करना मना है। इनहेरिटेंस की बात करें तो बेटा और बेटी दोनों को विरासत में मिली हर चीज पर बराबर हक मिलेगा। और इसके अलावा और भी कई सारे चेंजेस हुए हैं जिनको आप गूगल पर देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो फिर मैं वो भी कर सकता हूं। और अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि उसमें अमेंडमेंट्स करने के लिए। और रिसेंटली 27 जनवरी 2025 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा उस बिल में बताई गई कई सारी अमेंडमेंट्स में से 14 अमेंडमेंट्स को अप्रूव कर दिया गया है। और ओपोजिशन ने भी इस बिल को लेकर 44 अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बाकी अभी तक इस बिल को पूरी तरह से पास नहीं किया गया है या लागू नहीं किया गया है। अभी इसको लागू करने की जो प्रोसेस है वो चल रही है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड है क्या और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं अब उनके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज और रेगुलेट करने का काम करती है। ये बोर्ड हर स्टेट में होता है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंडर काम करता है। अब इस वक्फ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए डेडिकेट किया गया हो। और एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो जाए तो फिर उसको दोबारा से बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से वक्फ बोर्ड का यूज गलत तरीकों से भी किया जाता रहा है। और रिसेंटली जो वक्फ बोर्ड के लिए अमेंडमेंट्स अप्रूव किए गए हैं अब उनके बारे में बात करते हैं। पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सभी मेंबर्स मुस्लिम होते थे, लेकिन अब कम से कम 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 12 मेंबर्स नॉन मुस्लिम होने चाहिए आउट ऑफ 22। और इसी तरह स्टेट वक्फ बोर्ड में भी पहले सभी मेंबर्स मुस्लिम होते थे, लेकिन अब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 7 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे आउट ऑफ 11 मेंबर्स। पहले वक्फ बोर्ड का जो CEO होता था वो सिर्फ मुस्लिम ऑफिसर ही बन सकता था, लेकिन अब किसी भी धर्म का इंसान बन सकता है। पहले अगर कोई प्रॉपर्टी काफी लंबे टाइम से रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो रही होती थी तो उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता था, लेकिन अब ये प्रोविजन हटा दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं यूनियन बजट के बारे में, जिसको 1 फरवरी को अनाउंस किया गया बाय निर्मला सीतारमण जी। इस बार बजट में मेनली मिडिल क्लास, फार्मर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल पर फोकस किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स के बारे में। जहां पहले 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब उस लिमिट को 12 लाख कर दिया गया है। यानी कि अगर आपकी एनुअल सैलरी 12 लाख है तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, यानी कि अगर आप किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जॉब में फिक्स्ड सैलरी पर काम करते हो तो आपको 75,000 रुपीज तक की एक्स्ट्रा टैक्स फ्री डिडक्शन मिलेगी। यानी कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो आपको टैक्स सिर्फ 9,25,000 पर लगेगा। बाकी अगर हम बात करें फार्मिंग की तो 100 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जहां फार्मिंग कमजोर है उसको इम्प्रूव करने के लिए स्पेशल फोकस किया जाएगा, जिसके साथ 1.7 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर वैसे ही मिलता रहेगा। इस बजट में गवर्नमेंट हाईवेज, रेलवेज, स्मार्ट सिटीज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी पैसा लगाने वाली है। और अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल की तो गवर्नमेंट का जो टोटल खर्चा है उसको टोटल GDP के 4.4% तक लिमिट किया जाएगा, क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है तो उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है और उसका नेगेटिव असर देश की फाइनेंशियल हेल्थ पर पड़ता है। बाकी इस बजट के टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।